कौम पे पंचर बनाने का इल्जाम आता है। कहीं आप चेक करा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। आज तक कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है। किसी बंदे का हिसाब होता है वहाँ जाने का, किसी का नहीं होता। आड़ी टोपी वाले को कोई गैप थोड़ी है जी, तो बहुत अच्छा काम है जी, सबको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाजरीन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि मुल्ला की दौर मस्जिद से मदरसे तक रहती है। ये पहले कहा भी जाता था, लेकिन दौर हाजिर में भी कुछ लोग तंज़ के तौर पर आलिम को, हुफ़ाज़ कराम को, मुफ्तियान कराम को ये अल्फाज से पुकारते हैं और उनको हक़ीर समझते हैं कि ये जो आलिम हैं, ये जो हुफ़ाज़ कराम हैं, ये सिर्फ़ मस्जिद में इमामत करा सकते हैं या तो मदरसे के अंदर बच्चों को मकतब में पढ़ा सकते हैं। इससे इनके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। इनके अलावा उनके पास नॉलेज ही नहीं होता, वो करियर किसी दूसरे फील्ड में नहीं बना सकते। लेकिन एक हाफिज़ साहब ने वो करके दिखाया कि दुनिया हैरान हो गई। एक हाफिज़ साहब है, वो मस्जिद के अंदर इमामत भी कराते हैं और तरावी भी पढ़ाया और स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने फ़तहयाबी हासिल की और ज़माने को बता दिया कि हाफिज़ जो है, आलिम जो है, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट होता है। वो किसी भी फील्ड में उतर जाए और मेहनत करे तो वो कामयाब हो सकता है। इसका पूरे में चर्चा है। आइए पहले हाफिज़ साहब की ज़बानी वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे उनको सुनते हैं, फिर उसके बाद आप तक कुछ अहम बातें शेयर करेंगे। क्या नाम है दोस्त? नाम काजी अब्दुल रहमान साहब है जी। अच्छा, कहाँ पढ़ाते थे आप? मैं पढ़ाता था, अब से पहले मेरठ रहा हूँ जी मैं 2 साल मस्जिद में। वहाँ रहते रहते मुझे पहले से बचपन से शौक़ है, मैं पहले से ही करता था इस काम को और वहाँ रहते रहते भी मैं करता था। वहाँ मैंने थोड़े दिन काम किया है, फिर उसके बाद मैं गाँव में आ गया। मस्जिदों में और मदरसों में थोड़ा मेरा मन नहीं लगता था। क्यों मन क्यों नहीं लगता था? बस मेरा मन इसलिए नहीं लगता था कि घर पे ज़्यादा जी लगता था जी, घर माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसलिए बाहर मैं रहा नहीं, गांव में पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद बाहर गया, फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर मैं गांव में आया। छोटी सी मैंने एक दुकान कर ली, फिर गांव में आके यहाँ फिर यहीं रहते रहते एक पास में पड़ता है पिठलोकर, वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 4 महीने मैंने बीच में गैप भी लिया है, रमज़ान आ गए थे, उसकी तैयारी की है। फिर मैंने रमज़ान मेरठ में कुरान सुनाया है, 3 दिन का वहाँ कुरान सुनाया। फिर वहाँ से आने के बाद में बकराईद तक मेरा मिशन नहीं बना, फिर मैं वहाँ जिम में जा नहीं पाया। फिर वहाँ से आने के बाद एक बुढ़ाने के हैं जी, वो उस्ताद हैं हमारे, वहाँ भी थोड़े दिन किया है मैंने ये काम। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गेम है, उसकी तैयारी कर लो आप। मैंने वहाँ उसकी तैयारी की, तो उसके बीच में मैंने जो उनका फ़ोन आया था, जब भी मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। जो उन्होंने खाना पीना कैसे छोड़ दिया? वो मैंने जब ही 1 महीना पहले रोटी छोड़ दी थी जी, बिल्कुल रोटी नहीं खाई मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उस्ताद बताते रहे ऐसे ऐसे मैं करता रहा। उसके बीच में मैं एक टाइम बुढ़ाने जाता था, एक टाइम पिठलोक कर जाता था। ये मान लो कि 1 महीना मुझे सही से सोना भी नहीं मिला, बस वर्कआउट करना। जी वर्कआउट करना था। बस 24 घंटे ये धुन रहती थी कि अपने गांव का, अपने ज़िले का और अपने इलाके का नाम रोशन करना है। तो अल्लाह ने उस मेहनत का फल दिया है। तो वहाँ ये बहुत बड़ा गेम हुआ था, वहाँ कई इलाके से, बहुत ज़िलों से आए थे जो वहाँ खेलने के लिए। कहाँ कहाँ से आ रहे थे वहाँ? वहाँ हरियाणा, पंजाब और अपना मेरठ, इधर बिजनौर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, बहुत दूर दूर से आए हुए थे वहाँ से। तो आपका नंबर उसमें पड़ गया? जी, अल्लाह का एहसान है और उस्तादों की खिदमत की है, मेहनत की है, उस्तादों का सर पे हाथ था, अल्लाह ने वहाँ कबूल कर लिया जी। एक आम तौर से जो आजकल की जो बॉडी बनती हैं वो दूसरे तरीके से बनती हैं, सप्लीमेंट वगैरह खाने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो बॉडी है ये नेचुरल है या फिर सप्लीमेंट वगैरह? नहीं, नेचुरल है जी, बिल्कुल। कहीं आप चेक करा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। आज तक कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है जी, नेचुरल बनाई है जी। खाने में क्या क्या चीज़ें आप लोग इसमें मान लो अब मैंने 25 दिन की तैयारी की है जी, वो खाना छोड़, रोटी बिल्कुल छोड़ दी थी जी, और 15 दिन पहले बिल्कुल नमक छोड़ दिया था जी। नमक की कोई चीज़ नहीं खाई जी, बिल्कुल बगैर नमक की चीज़ें खाता था, बगैर नमक की दाल बनवाता था, बगैर मिर्च की दाल बनवाता था और बगैर नमक के ही चावल उबलते थे जी। ऐसे फिर उनको खाता था, बल्कि घर वाले बहुत करते थे कि यार तू ऐसे कैसे खाता है इसको, लेकिन शौक़ था, अपना एक जज्बा था अंदर, अल्लाह ने वो कबूल कर लिया। कभी दिमाग में ये बात आई भाई दाढ़ी टोपी वाला आदमी और जाके स्टेज पर खड़ा हो जाए, कोई क्या सोचेगा? कभी दिमाग में ये बात आई? जी नहीं, दाढ़ी टोपी वाले को कोई गैप थोड़ी है जी, तो बहुत अच्छा काम है जी, सबको करना चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि दाढ़ी टोपी वाले को लोग वैसे समझते हैं ना, थोड़ा हकीर समझते हैं कि इनके बस की कुछ नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दाढ़ी टोपी वाले सब करें इस काम को जी। ये कोई ऐप नहीं है जी। ये जो आज के नौजवान हैं, ये शराब, दारू, सट्टा वगैरह पे जो लग रहे हैं, मैं तो इन सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा शौक़ है, बहुत बढ़िया काम है जी, इसमें लगना चाहिए। और जो आम पार्टी है, जो आम जनता है, उनको भी अपने बच्चों को इसी लाइन में लगाना चाहिए। इससे थोड़ी फिटनेस भी रहती है, एक दूसरे पर रोब से पड़ता है कि हाँ इसके बंदे के अंदर कुछ है। तो अंदर तो कुर्ते में ढक जाओ, दिखे थोड़ी बात। जी असल कुर्ता तो उतर जाता है जी। जी जी। तो
آپ نے پہلی بار یہ گیم کھیلا یا پھر آپ پہلے بھی کسی چیمپئن شپ میں حصہ لے چکے؟ نہیں یہ پہلی مرتبہ گیم کھیلا ہے جی میں نے. پہلی بار میں بازی مارا؟ جی اللہ کا احسان ہے, بازی بھی اچھی ماری ہے جی, بہت بڑھیا. کیا ریئیکشن تھا لوگوں کا جیسے آپ نے وہاں پہ گولڈ جیتا؟ جی وہاں تو ریئیکشن یہ تھا کہ بھائی وہاں یہ سب لوگ جو وہاں تھے سب فین ہو گئے جی, کہتے تھے قاری صاحب بہت رکو اترا جی, وہاں بہت مزہ آیا جی. اور گاؤں میں سے بھی ہمارے 5-6 گاڑی گئی ہوئی تھی جی. پورے گاؤں کو خوشی ہے جی, پورے علاقے کو خوشی ہے کہ اکثر اس قوم پہ پنچر بنانے کا الزام آتا ہے. وہ پنچر بنانے کا جو الزام ہے آج ہمارے بھائی قاری عبدالرحمان صاحب نے دور کیا ہے. اس کے لیے میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے تمام اپنے احباب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چلیے خیر, آگے کیا تیاری ہے دوست, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے انشاءاللہ اور بڑی تیاری کی ہے, آگے انشاءاللہ کھیلنے کا ارادہ ہے. مسٹر ایشیا, مسٹر دلی, مسٹر یو پی انشاءاللہ آگے کھیلنے کا ارادہ ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گاؤں میں انشاءاللہ جلد ہی ایک جم کھولنے کا ارادہ ہے. جو اپنے گاؤں کے جو ہمارے لڑکے ہیں, نوجوان طبقہ ہے, ان کو شوق لگ رہا ہے بہت زیادہ, تو یہاں سے وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور یہاں سے لوگ گاؤں ہے ایک, وہاں ایک جم ہے, وہاں جاتے ہیں تو کسی بندے کا حساب ہوتا ہے وہاں جانے کا, کسی کا نہیں ہوتا, دور پڑتا ہے, اس لیے بندے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بنواڑہ گاؤں میں جلدی ایک جم کھولی جاوے. میں نہیں کہ اسے کوئی بھی کھول سکتا ہے یہاں, لیکن وہ جس فیلڈ میں اتر جاتا ہے وہ کامیابی تک پہنچ کے ہی دم لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کا دماغ جو ہے کافی تیز بنایا ہے. جب وہ حافظ اپنے قرآن پاک کے 30 پارے کو اپنے ذہن میں رکھ سکتا ہے تو کیا کسی دوسرے فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا دوسری کچھ چیزیں یاد کر کے اس فیلڈ میں اپنا کیریئر نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے. تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے وہ اپنی داستان کو بیان کیا. اس لیے کسی بھی حفاظ کرام کو, علماء دین کو اور مفتیان کرام کو حقیر نہ سمجھے, اس لیے کہ وہ آپ کے دینی خدمت کو انجام دے رہے ہیں, آپ تک بچوں کو دین پہنچا رہے ہیں. اگر حفاظ کرام پر آپ طنز کریں گے, عالم پر طنز کریں گے, اگر وہ اس فیلڈ سے نکل کر دوسرے فیلڈ میں تمام حفاظ تمام عالم چلے گئے تو آپ کے گھر کے اندر دین پہنچنا بہت ہی مشکل ہوگا اور مسلمانوں کو ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ علماء کرام کا ساتھ دیں اور حفاظ کرام کی تکریم و تعظیم کرے کہ وہ آپ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں, نہ کہ ان پر طنز کرے. اس لیے آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کیریئر بنا سکتے ہیں. عالم جو ہیں وہ تجارت بھی کر سکتے ہیں, عالم جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, عالم جو ہے وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے. یعنی جس فیلڈ میں اس کا دماغ چلتا ہے اس فیلڈ میں وہ کیریئر بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور سے بہتر ہے. اس لیے اپنے باڈی کو ایکسرسائز بھی کرے اور اپنے جسم کو ایکسرسائز کرنے کا عادی بنائے. ایکسرسائز کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر موٹاپا کا کمی ہوتا ہے, انسان کے جسم کے اندر ایکٹیو رہتا ہے, انسان کا جسم جو ہے وہ ہمیشہ پھرتیلا اور ایکٹیو رہتا ہے. اس لیے ایکسرسائز کیا کرے اور کسی بھی فیلڈ میں آپ اپنا کیریئر کو چنیں. ایسا نہ ہو کہ آپ حافظ بن گئے تو صرف مسجد میں ہی رہیں, آپ حافظ بن گئے یا عالم بن گئے تو صرف مدرسے کے اندر ہی بچوں کو تعلیم دے. ایسا نہیں, آپ کو جس فیلڈ میں آپ کو اگر دنیا کے اندر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنی تمام تر محنتیں اسی فیلڈ میں آپ کو لگانا چاہیے, تب جا کے کہیں آپ کو کامیابی ملے گی. اس لیے کہ جو کوشش کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو اس منزل تک ضرور پہنچاتا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس کی, ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس کی, جو کم ہمتی وہ بے بسی معلوم ہوتا ہے. تو اس حافظ صاحب نے بتا دیا ہے کہ آپ ہمت کرے, کوشش کرے تو آپ دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ محنت کریں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیں.